नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इंट्रो प्लस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंट्रो प्लस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हम अंग्रेजी भाषा व्याकरण जो कि आपकी कंपटीशन में आती है उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है करंट के अंदर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है या पूछे जा रहे हैं, ऐसे जो कंसेप्ट होते हैं उन कंसेप्ट की यहाँ पे विशद चर्चा की जाती है। इसके साथ साथ बहुत ही जल्द हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाने का एक पूरी की पूरी सीरीज लॉन्च करेंगे और डेली क्वेश्चन जो डेली अपने यूज में होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, कन्वर्सेशन के अंदर, ऐसे फ्रेजेज, ऐसे सेंटेंसेस आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। तो उसी कड़ी के अंदर आज 5-7 जो एक्सप्रेशन है उसके साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन स्किल को, आपके एग्जामिनेशन की व्यू पॉइंट से आपकी कॉम्प्रिहेंशन को इनहेंस करेंगे, बूस्ट करेंगे। तो समय नष्ट न करते हुए सीधा आपको नंबर 1 पे सबसे पहले वाले आज के एक्सप्रेशन के ऊपर लेके चलता हूं। आज का जो हमारा पहला वाला एक्सप्रेशन रहने वाला है वो है नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। जब भी हम कोई बात कहते हैं कि सक्सेस जो होती है, सफलता है, या कोई भी किसी क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करता है, दक्षता प्राप्त करता है, या किसी के शीर्ष स्तर पे जाकर बैठता है, किसी भी क्षेत्र हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई राजनेता हो, या कोई अध्यापक हो, कोई भी व्यक्ति जो आज हमें सफल दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे उसका बहुत हार्ड वर्क होता है और उसकी मतलब नींद हराम कर देने वाली रातों की जो मेहनत होती है वो उसके पीछे छुपी हुई होती है। हमें सिर्फ उसका जो आउटर चीजें दिखाई देती है, आउटर अपीयरेंस दिखाई देता है कि वो कितना खुश है, कितना अपने जीवन से संतुष्ट है, लेकिन उसके पीछे, उस संतुष्टि के पीछे, उस खुशी के पीछे, उस आनंद के पीछे एक बहुत बड़ा हार्ड वर्क और मतलब रूह कपा देने वाली स्टोरियां होती है। तो कहने का लब्बो-लुआब ये है कि कोई भी सक्सेस होती है, सफलता होती है, वो रातों रात नहीं होती। उसके लिए हमें बहुत लंबा चौड़ा परिश्रम करना पड़ता है। तो जब भी हम ये ऐसे बोलते हैं कि रातों रात कुछ भी नहीं होता, रातों रात सक्सेस नहीं मिलती, जैसे शेयर मार्केट के अंदर ऐसा होता है कि रातों रात कोई स्टॉक एकदम से कोई ऑपरेटर आके उसको बूस्ट कर देता है तो वो ऊपर चढ़ जाता है और दूसरे दिन वो नीचे गिरा दिया जाता है उसको ऑपरेटर जो होते हैं। लेकिन रियल लाइफ के अंदर सामान्यतः इस तरह की कोई परिस्थितियां या इस तरह की चीजें नहीं होती है जहां पे कोई आपको रियल मतलब रातों रात सक्सेस मिल जाए, क्योंकि रातों रात जो मिलने वाली सक्सेस होती है वो अपने आप में अस्थायी प्रकृति की होती है, क्योंकि वो सिस्टम से नहीं मिली। तो सबसे पहले है कि अगर हमें सक्सेस होना है तो एक निश्चित सिस्टम से चलना पड़ेगा, एक निश्चित भूमिका से चलना पड़ेगा, एक सीढ़ियों को आरूढ़ करना पड़ेगा जिस भूमिका पे हम स्थापित करना चाहते हैं अपने आप को। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम ये बोलते हैं कोई भी चीज या सक्सेस रातों रात घटित नहीं होती, तो उसके लिए जिस फ्रेज का हम यूज करते हैं ओवरनाइट का प्रयोग करते हैं। ओवरनाइट क्या हो गया? एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, और ओवर क्या बता रहा है? उसके अंदर कोई भी चीज नहीं होता। तो सक्सेस नेवर हैपन्स ओवरनाइट। सक्सेस क्या होती है? रातों रात घटित नहीं होती है। कोई बीमारी क्यों होती है? तो डिजीज नेवर हैपन ओवरनाइट। नेवर के साथ यहाँ पे ऐसे यस नहीं लगेगा, ये चीज ध्यान रख लेना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि नेवर क्या है? एक नेगेटिव एडवर्ब है, और नॉट भी क्या है? एक एडवर्ब ऑफ निगेशन है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे लगा रहे हैं हम कि सक्सेस रातों रात घटित नहीं होती, तो सक्सेस नेवर हैपन ओवरनाइट। कोई बीमारी है तो वो रातों रात क्रिएट नहीं होती, तो डिजीज नेवर हैपन ओवरनाइट, यानी कोई भी बीमारी रातों रात नहीं होती। इसी तरह हम यहाँ पे बोल रहे हैं नथिंग हैपन्स ओवरनाइट, यानी कोई भी मतलब कुछ भी चीज रातों रात इंस्टेंटली ऑल ऑफ सडन घटित नहीं होती या मिल नहीं जाती। तो अपन इसका हिंदी के अंदर देखेंगे, हो गया रातों रात, हो गया या ऑल ऑफ सडन, तुरंत, या इंस्टेंटली यानी हाथों हाथ। तो कोई भी चीज ऐसा होती है हाथों हाथ नहीं होता है, लोहे को गर्म करना पड़ता है। दूसरा वाला आज का जो अपना फ्रेज है वो थोड़ा फिगरेटिव है, पुट योर सेल्फ टुगेदर। जब भी हम कोई व्यक्ति के को मतलब ऐसा होता है कि कोई ट्रॉमा लगा हो, या कोई दुख की वेदना आई हो, या कोई भी वो फेलियर हो गया हो अपनी लाइफ में, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति के जो मानस के ऊपर है, उसके व्यक्तित्व पे निराशा छा जाती है। तब कई व्यक्ति उसको, जो उसके हितैषी होते हैं, वेल विशर्स होते हैं, उसको सांत्वना देने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं,
हुआ जो हुआ, लेकिन अब अपने आप को संभालो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो जब भी हम ये फ्रेज बोलते हैं कि अपने आप को संभालो, मतलब अपने आप की जो एनर्जी एकदम आपके दिमाग पे जो ट्रॉमा लगा है, आपको माइंड को जो मतलब ट्रोमेटाइज हो गया है, उसके कारण आपकी जो एक फोकस था, दिमाग का अटेंशन था या एनर्जी थी, वो क्या हो गई है, वातावरण के अंदर बिखर गई है। तो उस एनर्जी को आप वापस रिकलेक्ट करो और किसी एक चीज के ऊपर फोकस करके अपनी लाइफ को मतलब डेवलप करने की कोशिश करो, उसको क्वालिटी इंक्रीज करने की कोशिश करो। तो जब भी हम ऐसा बोलते हैं तो वो क्या होगा, पुट योर सेल्फ टुगेदर, यानी खुद को, जो तुम बिखराव हो गया है, तुम बिखर गए हो। जैसे ब्रेकअप होने के बाद लड़के या लड़की जो टीनेजर होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बिल्कुल बिखर गया है, अब तो कुछ रहा ही नहीं है, मेरा द एंड हो गया है, अब जीवन के जीने का कोई औचित्य नहीं रहा है, औचित्यहीन हो गया है, उसमें कोई दिशा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है कि अपने आप को समेटना होता है कि जब भी क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है, तो एक व्यक्ति के साथ, एक वस्तु के साथ अटैचमेंट होने के साथ हमारे उससे रिलेटेड जितने भी थॉट होते हैं, तो वो थॉट होने लगता है कि जैसे मैं आईआईटी क्लियर कर लिया हूं, या जैसे मैं कलेक्टर बन गया हूं, तो मैं बाद में ये करूंगा, वो करूंगा, ये वहां पे जाऊंगा, ऐसे कर लूंगा, वो कर लूंगा, या जैसे मैं आईआईटी क्लियर कर लिया तो मैं यूएसए चला जाऊंगा, वहां पे अपना घर ले लूंगा, वहां पे बंगला ले लूंगा, वहां पे सेटल हो जाऊंगा, अपने मित्रों को वहां पे बुला लूंगा, अपने मॉम डैड को वहां पे घूमने के लिए ले जाऊंगा। तो एक जो चीज होती है, कोई भी वस्तु या परिस्थिति, उसके पीछे क्या कहते हैं, हमारे थॉट्स के अंदर इतना बिखराव आ जाता है, एक्सपेंड होता है वो, उसके कारण से क्या होता है, हमारा जो मतलब एनर्जी है वो बिखर जाती है। और अगर वो एक थॉट टूटता है, तो उस एक थॉट के टूटने के कारण जो उसका सेंट्रल थॉट होता है, उसके कारण हमारा जो इतना वो मतलब जो हवा में उड़ रहे थे, हमारे दिमाग में कल्पना कर रहे थे, तो वो एकदम से टूट जाती है। तो क्या होता है, हम बिखर जाते हैं। तो उसी बिखराव को समेटने के संदर्भ में यहाँ पे हो रहा है कि टुगेदर, यानी बिल्कुल वहां पे एक कर दो, बिल्कुल पास पास में कर दो। तो पुट योर सेल्फ टुगेदर, या जैसे 10th क्लास फेल होने के बाद मेरे को बहुत बड़ा एक सदमा लगा, लेकिन मैंने अपने आप को समेटा और 12th क्लास में मैंने टॉप किया। तो आई पुट माई सेल्फ टुगेदर, यानी मैंने अपने आप को समेटा, यहाँ पे आई लग जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके अंदर जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट क्या हुआ है, छुपा हुआ है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अगर आप डायरेक्ट इंपेरेटिव बोलते हैं, आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं, तो डायरेक्ट आपको ये पुट लगाना है, या पुट मेन वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है, और इस लेक्सिकल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये हमेशा एक जैसी होती है। अगर आप इसको अफर्मेटिव में बनाना चाहे तो इसके आगे आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं। तो पुट योर सेल्फ टुगेदर, आई पुट माई सेल्फ टुगेदर एंड स्टार्टेड टेकिंग क्लास अगेन। तो मैंने अपने आप को समेटा और वापस क्लास लेना प्रारंभ कर दिया। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया। पुट योर सेल्फ टुगेदर, इसके बीच में जो भी आप मतलब प्रोनाउन रखना चाहे जिस भी व्यक्ति के बारे में, जैसे रमेश ने अपने आप को संभाला, रमेश पुट हिमसेल्फ टुगेदर, यानी रमेश ने अपने आप को वापस संभाला, अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ा। तो इसका अपन ऐसे बोल सकते हैं, संभालो अपने आप को, समझ रहे हैं आप, संभालो अपने आप को, यानी आगे बढ़ो, जो चीजें हुई उनको भूल जाओ। ठीक है, अगला वाला सेंटेंस अपना रहने वाला है आई विल फाइंड। फाइंड का मतलब हो गया है कोई चीज मिल जाना। जैसे आई फाउंड दिस पेन ऑन द रोड, यानी ये पेन मेरे को इंसिडेंटली रोड पे पड़ा हुआ मिल गया। एक तो आगे होके मिल गया, मैं कहीं पे जा रहा था और मतलब इट हैपन्स टू कम इन टू माई साइट। तो मतलब ये वैसा हो गया कि संयोगवश मेरी नजर इसके ऊपर पड़ गई और मैंने इसको ले लिया, अपनी जेब में रख लिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम अगर कोई चीज छुपा रहे हो, जैसे इस पेन को मेरे ब्रदर ने कहीं पे रख दिया है और अब मुझे ये नहीं मिल रहा है, तो अब क्या होगा, वहां पे तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उस क्रिया के अंदर, उस वर्ब के अंदर कि उसको ढूंढने का इंटेंशन तो था नहीं कि मैं जाऊंगा सड़क पे, मैं ऐसे ढूंढता जाऊंगा और फिर मेरे को वहां पे ऐसा पेन मिल जाएगा या कुछ भी मिल जाएगा, इस इंटेंशन के साथ तो मैं सड़क पे जाऊंगा नहीं। तो वो अनइंटेंशनली मेरे को मिल गया, तो उसके लिए भी अपन फाइंड बोलते हैं। और हमारा जब इंटेंशन होता है किसी चीज को ढूंढने के लिए कि भी मैं उसका पता लगा लूंगा कि तुमने पेन कहाँ रखा है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल फाइंड द पेन
वेयर यू हैव पुट इट, यानी जहां पर भी तुमने ये पेन रखा है मैं इसका ढूंढ लूंगा या पता लगा लूंगा। जैसे तुम मेरे से कोई बात छुपा रहे हो तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि मैं सच का पता लगा लूंगा, तो आई विल फाइंड द ट्रूथ, आई विल फाइंड द ट्रूथ, आई विल फाइंड द ट्रूथ। जो नेटिव स्पीकर से वो आई विल फाइंड द ट्रूथ, आई विल फाइंड द ट्रूथ इस तरीके से बोलते हैं। इसका विल को खा देते हैं, आई आइल बोलते हैं, आइल जैसे ऑयल वाला होता है ना तो ओ हटा देते हैं, आई विल फाइंड द ट्रूथ एट एनी कॉस्ट, तो इस तरीके से वो बोलते हैं। तो आई विल फाइंड द ट्रूथ एट एनी कॉस्ट, तो मैं पता लगा लूंगा, पता लगाने के संदर्भ के में ये फाइंड का प्रयोग हो रहा है। और एट एनी कॉस्ट का मतलब हो गया कि भाई किसी भी तरह मैं पता लगा लूंगा जैसे भी हो। अब देखिए एट एनी कॉस्ट ये जो फ्रेज है इसके लिए हिंदी के अंदर जब भी हम बात करते हैं जैसे भी हो, तूने फोन कहाँ पे छुपाया है या पेन कहाँ पे छुपाया है, मैं इस चीज का पता लगा लूंगा। कैसे भी हो मैं इसका पता तो लगा ही लूंगा। जब भी मैं किसी भी तरह हो आज की सूर्यास्त से पहले पहले मैं पता लगा लूंगा, किसी भी कीमत पे मैं ये चीज कंप्लीट करके रहूंगा, आज किसी भी कीमत पे मैं ये क्लास पूरी लेके रहूंगा। तो इतने सारे जो हिंदी के अंदर शब्द बनते हैं या शब्दांश बनते हैं या जो अभिव्यक्तियां हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम अंग्रेजी के अंदर एक जो ये फ्रेज है इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक मात्र फ्रेज नहीं है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी फ्रेजेज है ये अभिव्यक्तियां करने के लिए। लेकिन आप इन सभी के लिए केवल एक चीज को याद करना चाहे तो एट एनी कॉस्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि अगला वाला ये आपको एट एनी कॉस्ट का समझ में आ गया होगा। तो अगले वाला जो हमारा सेंटेंस है वो है किसी पे शक करने से रिलेटेड। तो शक करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है, शक के कारण अच्छे अच्छे रिलेशनशिप बर्बाद हो जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति पे शक करके बर्बाद होने से अच्छा है कि यकीन करके बर्बाद हो, क्योंकि शक करोगे तो भी आपकी रिलेशनशिप बर्बाद होनी ही है, क्योंकि आपको कोई धोखा दे रहा है। और धोखा देने वाला अधिकांश व्यक्ति कहीं ना कहीं वो चीजों को छुपाने के लिए काम करेगा या इस तरह का कैंसिल करेगा या इस तरह का आभास निर्माण करेगा कि कुछ चीजें वो आपसे तथ्य छुपा सके। और उसके शक के कारण आप जो वस्तु स्थिति में नहीं है उसकी भी कल्पना कर करके अपने मन को मतलब दुखी करेंगे और अगले व्यक्ति पे भी अनावश्यक शंका करेंगे। इससे अच्छा है कि अगले व्यक्ति पे विश्वास करके बर्बाद हो लिया जाए कि भाई मैं तुझ पे विश्वास करता हूं, अब तुझे बर्बाद करना है तो भी तेरी इच्छा और आबाद करना है तो भी इच्छा। तो एक उम्र थी जब जादू पर भी हम यकीन कर लेते थे और आज उम्र यह है कि हकीकत पे हमें शक होता है। समझ रहे हो, एक उम्र तो वो थी जब हम जादू पे यकीन कर लेते थे और आज एक उम्र ये है जब हकीकत पे भी हमें शक होने लगता है। लेकिन ऐसा शक यहाँ पे जो राज कार्य होता है उसके अंदर नहीं होता। एक तो ये रिलेशनशिप वाला शक होता है, ये एविडेंस मतलब एविडेंस बेस्ड नहीं होता है, इसके अंदर कोई प्रूफ नहीं होता। न्यायालय के अंदर या जब भी कोई सरकारी कार्य करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एविडेंस के बेस पे कोई शक किया जाता है, प्रूफ के बेस पे, प्रमाण के बेस पे, साक्ष्य के उपलब्धता के आधार पे। तो साक्ष्य की उपलब्धता के आधार पे जब भी क्या कहते हैं किसी भी व्यक्ति पर हम संदेह करते हैं या उसको संदिग्ध मानते हैं या उसको शक की निगाह से देखते हैं तो उसके लिए क्या आता है, सस्पिशियस आता है। यानी देसी भाषा में आप समझो, जब भी हम कम्युनिकेशन के अंदर बोलते हैं शक की नजरों से देख रहा था मेरे को, तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे यहाँ पे ये ले लीजिए, जैसे पुलिस है, पुलिस वर लुकिंग एट एवरीवन सस्पिशियसली, सस्पिशियसली, ठीक है, इसको सस्पिशियसली नहीं पढ़ना है, सस्पिशियसली, सस्पिशियसली। या जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं कुछ कुछ वो सस्पिशियसली भी बोल देते हैं। तो लुकिंग, तो ये क्या हो गया, देख रहे थे, लुकिंग एट, इसके आगे एवरीवन का मतलब क्या हो गया, हर किसी के ऊपर, प्रत्येक के को शक की नजरों से पुलिस क्या थे वहां पे हर आदमी को शक की निगाह से देख रहा था या देख रही थी जो पुलिस कर्मचारी थे। कैसे, सस्पिशियसली, यानी संदेह की दृष्टिकोण से देख रहे थे। मुझे संदेह की दृष्टिकोण से देख रहे थे तो मैं क्या बोलूंगा, द पुलिस वर लुकिंग एट मी सस्पिशियसली। पुलिस तुम्हें क्या कहते हैं संदेह से देख रही थी तो मैं क्या बोलूंगा, द पुलिस वर लुकिंग एट यू सस्पिशियसली। पुलिस रमेश को मतलब संदेह के दृष्टिकोण से देख रही है तो मैं क्या बोलूंगा, द पुलिस वर लुकिंग एट रमेश सस्पिशियसली।
समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे जिस भी व्यक्ति के ऊपर संदेह है उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो लुकिंग एट समवन सस्पिशियसली, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये मेन वर्ब है, ये लेक्सिकल वर्ब है जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। लेकिन शुक्र है कि मेरे साथ इस तरह की कोई घटना आज तक हुई नहीं, कि ईश्वर का अनुग्रह है या अनुकंपा है, मान लीजिए कृपा है कि हमारे साथ इस तरह की कोई एक्टिविटी, घटना नहीं हुई कि भाई पुलिस को या कोर्ट को या किसी वकील को हम पे शक करने का अवसर मिले। तो शुक्र है, अच्छा है कि आज तक ऐसी कोई घटना हमारे साथ नहीं। तो जब भी हम बोलते हैं शुक्र है या अच्छा है या अच्छा हुआ कि चलो इस तरह की कोई घटना नहीं, तो जब भी हम इस तरह बोलते हैं तो थैंकफुली नथिंग हैपेंड लाइक दिस, तो उसके लिए शुक्र है के लिए क्या बोलेंगे कि अच्छा है, शुक्र है अच्छा है, तो उसके लिए हम बात करेंगे थैंकफुली नथिंग हैपेंड लाइक दिस टू मी, यानी इस तरह की मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई। मतलब शुक्र है कि मैं वहां पहुंच गया, थैंकफुली आई रीच्ड देयर, यानी मैं वहां पे पहुंच गया। तो जब भी हम बोलते हैं कि शुक्र है या अच्छा है कि कोई काम हुआ या कुछ काम होने वाला है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? थैंकफुली आई नो संस्कृत लैंग्वेज, यानी शुक्र है कि मैं संस्कृत लैंग्वेज भी जानता हूं, तो मेरे को हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में कंपैरिजन करके पढ़ने में, पढ़ाने में और उसको बोध करने में, समझने में बहुत ही आसानी होती है। मैं तीनों लैंग्वेज का एक आसानी से साइमल्टेनियस कंपैरिजन कर सकता हूं। इसी के साथ साथ जो अपने इंडिया की जो इंटेंजिबल हेरिटेज है, जो संस्कृत की बुक्स के अंदर जो स्क्रिप्चर्स हैं उसके अंदर कोडेड है, मैं उनको भी आराम से पढ़ पाता हूँ, उनका टेस्ट ले पाता हूँ, इनको एंजॉय कर पाता हूँ, और मैं ये अप्रिशिएट कर पाता हूँ कि जो इंडिया के प्राचीन फिलोसोफर्स थे उनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या था। लेकिन अगर इस तरह की संस्कृत प्रॉपर मैं जानता नहीं होता तो मैं नहीं देख पाता, और न्यूज के अंदर जो चल रहा है, कोई विचारक कोई बोल रहा है या जो यूट्यूब वाले गुरुजी होते हैं वो कुछ बोलते रहते हैं, तो मैं उन चीजों पे डायरेक्टली बिलीव कर लेता, क्योंकि बिलीव करना पड़ता, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो है नहीं है। तो उसके अंदर क्या है, किसी ने उस प्रोसीजर को फॉलो करके कोई मतलब बताया है चीज की ये है, तो मेरे को उसको फॉलो करना है। तो थैंकफुली क्या है? एक एडवर्ब ऑफ सेंटेंस है, ठीक है, जिसको सेंटेंस एडवर्ब भी बोलते हैं। वर्ब की जो होती है प्री फाइनाइट पोजीशन होती है, प्री फाइनाइट जो एक फाइनाइट वर्ब होती है, मतलब मेन वर्ब होती है, लेक्सिकल वर्ब होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। दूसरी होती है एक नॉन फाइनाइट वर्ब, उसके इंफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल आते हैं उसके अंदर, तो वो प्री फाइनाइट पोस्ट फाइनाइट पोजीशन के अंदर आती है। लेकिन ये क्या है, ये वाली जो एडवर्ब है वो पूरे सेंटेंस के पहले आ जाती है और पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करती है। थैंकफुली आई नो संस्कृत लैंग्वेज, की शुक्र है कि मैं संस्कृत लैंग्वेज जानता हूं। अगला वाला जो सेंटेंस है वो है किसी के कान भरने से रिलेटेड। जैसे कान भरने की प्रथा, कान भरने का मतलब आप तो जानते हैं, कान भरने का मतलब है किसी को किसी के विरुद्ध भड़काना, किसी को मतलब चुगली करना, या किसी के विषय में बढ़ा चढ़ाकर गलत इंफॉर्मेशन देना जो वस्तु स्थिति में नहीं है, या किसी ऐसे मतलब उस व्यक्ति को, किसी थर्ड पर्सन को इस तरह का कोई डिसीजन लेने के लिए उसको इंड्यूस करना, उसको उकसाना जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए फायदेमंद नहीं है या जो फैक्चुअल नहीं है, एविडेंस बेस पे नहीं है। जैसे रामायण की स्टोरी आपने सुनी होगी कि मंत्रा ने कैकेयी के राजा दशरथ के विरुद्ध कान भरे, किस लिए? कि भगवान राम जो है उनको वनवास दिया जाए और भरत को जो अयोध्या का है राज्य का राजा बना दिया जाए। तो वो मंत्रा क्या कर रही थी? बेसिकली फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके, मतलब भगवान राम के खिलाफ उसकी माँ को भड़का रही थी, उनकी चुगली कर रही थी, या जैसे वो नहीं थे वस्तु स्थिति के अंदर, वास्तव में जैसे यथार्थ में नहीं थे, वैसा भगवान राम को वहां पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई कि ये राम जो है भरत के लिए आगे चल के इसके राजकार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है, इसका राज्य छीन सकता है, इसलिए तुम इसको राज्य से एक्सपेल कर दो, इसको निष्कासित कर दो। तो इस तरह की जो छवि बनाने का प्रयास होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉइजनिंग करना या किसी के कान भरना। तो अंग्रेजी के अंदर हम जब भी बोलते हैं कि वो मेरा कान भरने का प्रयास कर रही था, तो वो हम क्या बोलेंगे? पॉइजनिंग। पॉइजन का मतलब क्या होता है? विष या जहर। पॉइजनिंग माई ईयर्स। तो सबसे पहले क्या हो गया? पॉइजन क्या है? एक नाउन है, ठीक है, और इसी नाउन से क्या है? एक वर्ब भी बनती है।
ठीक है। तो अगर पॉइजन से अपने को ये बनाना होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो पॉइजनिंग हो जाएगा। पॉइजनिंग यानी जहर कर रही है या जहर मतलब फैला रही है। माई ईयर्स यानी मेरे कानों में। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? सी वॉज पॉइजनिंग माई ईयर। यहां से पूरा देखिए, सी वॉज पॉइजनिंग माई ईयर अगेंस्ट माई ब्रदर। तो अब यहाँ पे पहले ग्रामेटिकल कंसेप्ट समझिए। सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट और उसके बाद आ गया कौन सा? हेल्पिंग वर्ब। आगे आपको मालूम होगा कि वाज वर्ब लग रहा है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और ये क्या है? लेक्सिकल वर्ब है, मेन वर्ब है पॉइजन का। तो ये हो गया है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब आईएनजी है। और उसके बाद आएगा पजेसिव एडजेक्टिव और उसके बाद ईयर्स। और ये है, ये इसको आप लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो और ना लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, पॉइजन समवन ईयर्स यानी पॉइजन समवन्स ईयर। जैसे वो मेरा कान भर रही थी, पॉइजनिंग माई ईयर्स, मेरे कान भर रही थी। वह रमेश के कान भर रही थी, सी वॉज पॉइजनिंग रमेश ईयर्स। या वह मेरी मदर का कान भर रही थी, सी वॉज पॉइजनिंग माई मदर्स ईयर। तो इसी तरह जो भी व्यक्ति का है उसका या तो नाम लिखे या उसका जो पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव है, वो लिख के आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। तो सी वॉज पॉइजनिंग माई ईयर अगेंस्ट माई ब्रदर, यानी जैसे कोई महिला है या जैसे ज्वाइंट फैमिली के अंदर ऐसा होता है कि पत्नियां जब ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहती है तो उनको मतलब अपने पति के, अपने बच्चों के काम करने के साथ साथ उसके जो फैमिली के अंदर उसके माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनके काम करने में थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो होता है जो मैच्योर नहीं होती है वो लड़कियां, तो वो ऐसी स्थिति में अपने पतियों के कान भरती रहती है कि या आपका भाई तो इस तरह से है, लोफरगिरी करता है, काम नहीं करता है, पड़ा रहता है, इसके कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, गंदगी फैला देता है। तो इस तरह की बात जब कहती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि भी यह उसके कान भरने की कोशिश कर रही है। तो ठीक है, उसका भाई है तो उसकी आदतें उसको पहले ही मालूम होगी कि भी इस तरह से रहता है, लेकिन उस किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर ऐसे रूप में प्रोजेक्ट करना जो वास्तव में नहीं हो, तो उसके लिए जिस फ्रेज का यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पॉइजनिंग समवन ईयर्स। और आगे क्या? अगेंस्ट माय ब्रदर यानी मेरे भाई के खिलाफ। अगर खिलाफ के लिए यूज करेंगे तो अगेंस्ट क्या हो जाएगा? इस अगेंस्ट का मतलब हो गया खिलाफ या विरुद्ध। और एक अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? ये प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज होता है। जैसे ये यहाँ पे है तो ठीक है, मैं क्या बोलूंगा? आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। जैसे मैं दीवार का सहारा लेके खड़ा हूं तो मैं ये बोल सकता हूं आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, तो किसी सहारे के संदर्भ में भी जब बात करते हैं, आश्रय के संदर्भ में भी बात करता है इस प्रीपोजिशन का, तो ये क्या हो गया? अगेंस्ट यानी के विरोध में। अच्छा, लेकिन आप कुछ भी कर लो, कितने ही कान भर लो, मतलब ये जो नेगेटिविटी समाज में है, परिवार में है, तो ये बनी ही रहेगी। आप मतलब कुछ भी करोगे तो भी लोग जो आप में गलतियां ढूंढेंगे। जब महात्मा बुद्ध के अंदर, नागार्जुन के अंदर, शंकराचार्य के अंदर, भगवान राम के अंदर जो इतने महापुरुष हुए हैं, उनमें भी जब जमाना या ये समाज कमियां ढूंढ सकता है या उनका भी एक आलोचनात्मक बातें कर सकता है, उनकी समीक्षा कर सकता है, अपना ओपिनियन दे सकता है या उनको मतलब सलाह दे सकता है कि उनको ऐसा करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, तो आप और हमारी कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आप और हम किस खेत की मूली हैं। तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा कमियां ढूंढते रहे होंगे। तो जब भी हम किसी व्यक्ति को ये बोलते हैं कि तुम हमेशा कमियां क्यों ढूंढते रहते हो, तो कमियां ढूंढने का जो होता है इंग्लिश में, तो उसमें अपन बोलते हैं कि व्हाई डू यू फाइंड फॉल्ट्स विद एवरीवन एवरीथिंग सॉरी। तो इसका जो फ्रेज होता है कमियां ढूंढने का, वो हो गया फाइंड फॉल्ट्स विद एवरीथिंग, यानी हर चीज में। ठीक है, अगर तुम मेरे में कमियां क्यों ढूंढते हो तो मैं क्या बोलूंगा? व्हाई डू यू फाइंड फॉल्ट्स विद मी। ठीक है, तुम इस क्लास में कमियां क्यों ढूंढते हो तो व्हाई डू यू फाइंड फॉल्ट्स विद दिस क्लास। तुम इस मोबाइल में कमियां क्यों ढूंढते हो तो व्हाई डू यू फाइंड फॉल्ट्स विद दिस मोबाइल फोन। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। तो कि भी किसी चीज में कमियां प्राप्त करना, तो ये हो गई है मेन वर्ब जो हो गई, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। और बाकी ये है पूरा का पूरा ऐसा रहेगा। तो ये है कि कमियां तो लोग ढूंढते रहेंगे, क्योंकि
आदत से मजबूर है, आज से है नहीं, कितने लाखों सालों से होमोसेपियंस हम इस धरती पे आए हैं, तब से ही मतलब जो ब्रह्म था उससे ये जीव पृथक हुआ, तभी से उसके अंदर उस विरह से, उस पृथक्करण से जो ब्रह्म सर्वज्ञ था, सर्वशक्तिशाली था, सर्वात्मा था, सर्वे सर्वा था, उससे जब ये जीव अलग होता है तो ये अल्पज्ञ है, इसका सामर्थ्य सीमित है, तो उसी के कारण वो कंटिन्यूअस उस सर्च के अंदर है और उसके कारण वो लगातार उसके कहीं ना कहीं उस होमोसेपियंस की जो चेतना है, कॉन्शसनेस है, उसमें एक कॉन्शसनेस ऑफ लैक की प्रोग्रामिंग हमेशा से है। तो जब भी उसके पास कोई चीज होती है तो उसको लेके वो ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता महसूस करके खुश रहने के बजाय जहां पर भी कुछ नेगेटिव होता है तो वहां पे देखता है कि जैसे कीड़ी महल में एक सुंदरदास नाम के हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि थे, तो उन्होंने भी लिखा है कि जैसे कीड़ी महल में छिद्र ताकती जाए, यानी अगर कीड़ी अर्थात चींटी जो आंट को है, अगर किसी भव्य, किसी ग्लोरियस मतलब पैलेस के अंदर अपन छोड़ दे, जो बहुत ही अच्छा महल हो, तो एज ए ह्यूमन बीइंग अपन जो उसकी जो ब्यूटी होगी, उसका ग्लैमर होगा, उसकी जो चकाचौंध होगी, उसको देखेंगे, उसको अप्रिसिएट करेंगे और सोचेंगे कि काश हमारे पास भी ऐसा होता। लेकिन अगर वहीं एक चींटी को छोड़ दिया जाए तो क्योंकि चींटी की प्रोग्रामिंग क्या है कि उसका जो नेचर ही है कि वो उसको छिद्र संभालना है, तो वो इतने बड़े महल में भी क्या करेगी, छिद्र ही संभालेगी। क्यों? क्योंकि ये उसका नेचर है, उसकी प्रोग्रामिंग है। ऐसे ही जैसे कुछ कुछ चीजों के लिए लेके हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस ऑफ लैक है वो डेवलप हो जाती है और फिर उसी पॉइंट पे हमारा साइकोलॉजिकल जो अपन बोलते हैं आइडियो मोटर इफेक्ट होता है। जो वो आइडियो मोटर इफेक्ट क्या होता है, किसी एक जैसे थॉट के अपन फोकस करते हैं तो वो थॉट एक्सपेंड होने लगता है। इसको न्यूरो लिंग्विस्टिक्स में आरएस रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी किसी भी एक चीज के ऊपर अपन जैसे फोकस करते हैं फिर वो बढ़ता है, फिर उससे आगे क्या कहते हैं, फिर दूसरा बढ़ता है, फिर उसके अंदर परत दर परत, लेयर बाय लेयर, ऐसे फिर विचारों की श्रृंखला चल पड़ती है, वो साइकिल चल पड़ता है। तो वो क्या है, कमियां क्या है, एक मतलब अपनी इंसान की पूरी बहुत बड़ी एक बीमारी है। जैसे फिजिकल बायोलॉजिकल बीमारी होती है तो उसको डॉक्टर के पास जाके ठीक कराया जा सकता है, लेकिन जो ये हमारे कॉन्शसनेस की बीमारी है, इसका अभी तक कोई साइंस को तो अच्छा इसका सॉल्यूशन मिला है नहीं है। इसका तो यही है कि अपने जो विचारों को है बारंबार शुद्ध बनाइए, और ईश्वर ने हमें अच्छा जीवन दिया है, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, आप कहीं अच्छे से रूम के अंदर बैठ के अपने हाथों के अंदर रजाई के अंदर बैठ गए ये वीडियो देख रहे होंगे, और अच्छी यहाँ तक आप आ गए कि आप कम्युनिकेशन वाले स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अच्छे पढ़े लिखे हैं ही, आपने अच्छे से कॉलेज किया होगा, ग्रेजुएशन किया हुआ होगा, एमबीए किया होगा या इंजीनियरिंग किया होगा, कुछ ना कुछ आपने किया होगा। तो इस चीज के लिए कृतज्ञ हो कि ईश्वर विधाता आपने कम से कम ऐसा तो दिया है कि मैं बोल पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, मेरे हाथ पैर दोनों सही सलामत है। ऐसे ऐसे लोग हैं, एक माइकल फेलिप्स नाम का व्यक्ति था, इस तरीके से बहुत सारे यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो उनके पास इतने अभाव थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना फोकस लेक के ऊपर नहीं रखा, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर रखा, ग्रेटिट्यूड के ऊपर रखा, तो वो मतलब आगे बढ़ पाए। तो महात्मा बुद्ध का भी एक कुछ ऐसा वो थॉट था या कोटेशन था, सक्सेस नेवर कम्स टू दोज हु फेल टू अप्रिशिएट व्हाट दे ऑलरेडी हैव, यानी सक्सेस उन लोगों के पास नहीं आती अगर आपके पास जो चीज है उस चीज को लेकर आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते हैं, खुश नहीं है, कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, इस विराट अस्तित्व को, तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। तो इसी के साथ ये जो 6-7 एक्सप्रेशन है आपके कम्युनिकेशन और आपके कॉम्प्रिहेंशन, आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बहुत उपयोगी होंगे। तो इसी आशा के साथ आज के इस सेशन से बधाई लेता हूँ, मतलब वो लेता हूँ। अगर ये आपको अच्छे लगे हों तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे पुनः ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन के साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।